फ्रेंड्स, अभी तक हमने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की डेफिनेशन, उसके पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइंस एंड सिम्टम्स, उसका डायग्नोसिस कैसे करते, ईसीजी में चेंजेस क्या क्या होते, ये सब हमने बातें अभी तक देखी है दोस्तों। फ्रेंड्स, हम लोग मेडिसिन का सब्जेक्ट सीख रहे हैं, इसलिए हमें उसकी मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर्स में हम लोग आज अभी एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की मैनेजमेंट देखने वाले हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, एमआई को जो पेशेंट हमारे ओपीडी बेसिस पे आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स लेके, उनका मैक्सिमम डायग्नोसिस हम लोग ओपीडी बेसिस पे ही करते हैं दोस्तों। उसके ईसीजी वगैरह निकालते हैं, तो पेशेंट को जल्द से जल्द थ्रोम्बोलिसिस करके उसका, नहीं तो उसका एंजियोप्लास्टी करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, ओपीडी बेसिस से हायर सेंटर शिफ्ट करने में जैसा टाइम लग सकता है दोस्तों, मतलब थ्रोम्बोलिसिस को जरा सा डिले हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये यहाँ पे कार्डियक का रूल है दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू हार्ट मसल, टाइम इज इक्वल टू हार्ट मसल। इफ यू वेस्ट टाइम, you are wasting patient's cardiac muscle, and once cardiac muscle damage occurs it's never regenerates दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये कार्डियक का एक जनरल रूल है दोस्तों। ठीक है, इसलिए पेशेंट को जल्द से जल्द डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए हम लोग ओपीडी बेसिस से ही कुछ ऐसे ड्रग्स है जो पेशेंट को देना बहुत जरूरी है दोस्तों, और ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं दोस्तों कुछ ड्रग्स ही। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले ओपीडी मैनेजमेंट देखेंगे, बाद में आईपीडी मैनेजमेंट देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए आज सबसे पहले हम लोग आज लेक्चर में इनिशियल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डायग्नोस्ड इन ओपीडी ये देखने वाले दोस्तों। इनिशियल इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट डायग्नोस्ड इन ओपीडी देखने वाले दोस्तों। ठीक है, अभी हमने देखा टाइम इज इक्वल टू हार्ट मसल, टाइम इज इक्वल टू हार्ट मसल। मतलब यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जितना हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डिले करेंगे, जितना हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्डियक मसल डैमेज होता जाएंगे दोस्तों। ठीक है, जितना हम लोग ट्रीटमेंट के लिए डिले करेंगे उतना ही ज़्यादा कार्डियक मसल ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इसलिए हम लोग ओपीडी में ऐसे 4 ड्रग्स देने वाले हैं। ओपीडी में मिनिमम 4 ड्रग्स देना है दोस्तों। ठीक है, तो 4 ड्रग्स कौन से हैं दोस्तों, ये है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स, स्टैटिन्स ड्रग्स, एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स और एंटी एंजाइनल ड्रग्स। ये मिनिमम 4 ड्रग्स हमें ओपीडी बेसिस पे देना है दोस्तों। ठीक है, ये एक एक करके हम लोग आज अभी देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अभी देखेंगे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स। फ्रेंड्स, हमारे प्लेटलेट का नॉर्मल फंक्शनिंग बॉडी में क्या होता है बताओ। हमारी बॉडी में समझो कहीं पे भी इंजरी होती है, हमारी बॉडी में कहीं पे भी समझो इंजरी होती है, कहीं पे भी इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, कहीं से भी इंजरी होती है तो वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है दोस्तों। और वहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग स्टॉप करने का काम किसका रहता है, प्लेटलेट वगैरह करते हैं। प्लेटलेट क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन का काम करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट काम करते हैं यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन का काम करते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी ये हमारे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या करते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग क्या करते हैं दोस्तों, क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते। ठीक है दोस्तों, हमारे एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या करेंगे दोस्तों, अभी फिर प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या करेंगे, प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते दोस्तों। ठीक है, अभी एंटीप्लेटलेट ड्रग्स में कौन से ड्रग्स आते हैं, टैबलेट इकोस्पिरिनोल, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल देना है दोस्तों। टैबलेट इकोस्पिरिनोल, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल का क्या करना है दोस्तों, लोडिंग डोज देना है। मतलब क्या करना है, लोडिंग डोज मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल डोज से ज्यादा डोज देना है। मतलब क्या होता है दोस्तों, हायर डोज देना है हमको। ठीक है, लोडिंग डोज मतलब क्या होता है, हायर डोज। इसलिए लोडिंग डोज मतलब क्या रहता है दोस्तों, जो हम लोग इनिशियल ट्रीटमेंट करते हैं तो नॉर्मल डोज से ज्यादा डोज देते हैं, मतलब हायर डोज देते हैं, इसी को बोलते हैं लोडिंग डोज दोस्तों। ठीक है, टैबलेट इकोस्पिरिन और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल का लोडिंग डोज कितना देना है दोस्तों, टैबलेट इकोस्पिरिन 300 mg देना है और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg देना है दोस्तों। ठीक है, टैबलेट इकोस्पिरिन का 300 mg देना है और टैबलेट क्लोपिडोग्रेल का 300 mg देना है दोस्तों। इन दोनों को मिला के दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको डुअल एंटीप्लेटलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोलो मेरे पीछे, डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, इन दोनों को मिला के डुअल एंटीप्लेटलेट ड्रग्स बोलते हैं। डुअल एंटीप्लेटलेट कौन से होगा, अभी टैबलेट इकोस्पिरिन 300 mg देना है, टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg स्टैट में देना है दोस्तों। स्टैट में देना है मतलब तुरंत देना है पेशेंट को। ठीक है, एक ही बार में देना है, स्टैट में देना मतलब तुरंत देना है पेशेंट को। ठीक है, अभी इसका एडवांटेजेस देखते हैं दोस्तों। इसका एडवांटेजेस क्या होता है दोस्तों, ये डुअल एंटीप्लेटलेट है। ठीक है, इसका एडवांटेज डुअल एंटीप्लेटलेट का एंड एडवांटेजेस क्या होता है, इट डिक्रीजेस री-एम-आई। इट डिक्रीजेस री-एम-आई मतलब क्या होता है दोस्तों, जो ऑनगोइंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है, जो ऑनगोइंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है ना, उसको नहीं होने देता। ऑनगोइंग थ्रोम्बस फॉर्मेशन नहीं होने देता मतलब क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट को नहीं होने देता। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट मतलब न्यू फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट को नहीं होने देता दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रोक रिस्क भी डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रोक रिस्क को भी डिक्रीज कर देता है। और इससे क्या होता है दोस्तों, डेथ बाय 20% डिक्रीज हो जाती है। इससे डेथ बाय 20% डिक्रीज हो जाती है दोस्तों। ठीक है, इसका अभी डुअल एंटीप्लेटलेट का हमने एडवांटेजेस देखा, इट डिक्रीजेस री-एम-आई, इट डिक्रीजेस स्ट्रोक रिस्क, इट डिक्रीजेस डेथ बाय 20% फ्रेंड्स। ठीक है,
इसलिए एंटीप्लेटलेट हमें लोडिंग डोज में देना है, ठीक है। एंटीप्लेटलेट हमें लोडिंग डोज में देना है, टैबलेट इकोस्प्रिन 300 mg एंड टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg स्टैट में देना है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने एंटीप्लेटलेट ड्रग्स देख लिए, अभी हम लोग दूसरा ड्रग देखेंगे स्टैटिन्स, ठीक है। स्टैटिन्स ड्रग देखेंगे दोस्तों। अभी स्टैटिन्स ड्रग्स कौन से कैटेगरी में आते हैं? स्टैटिन्स क्या करते हैं दोस्तों? स्टैटिन्स कौन से ग्रुप में आते हैं दोस्तों? स्टैटिन्स आर लिपिड लोअरिंग एजेंट। क्या करते हैं? लिपिड लोअरिंग एजेंट, ठीक है। लिपिड लोअरिंग एजेंट क्या करते हैं? लिपिड को हमारे बॉडी में कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। स्टैटिन्स कौन से ग्रुप में आते हैं? लिपिड लोअरिंग एजेंट। दीज आर लिपिड लोअरिंग एजेंट, ठीक है दोस्तों। स्टैटिन्स आर द मैजिकल ड्रग्स विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लग स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी। स्टैटिन्स आर द मैजिकल ड्रग विथ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्लग स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी। क्या करते हैं दोस्तों? ये प्लग को स्टेबलाइज करते हैं, प्लग को स्टेबलाइज करते हैं। मतलब क्या करते हैं दोस्तों? समझो यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों? प्लग है। यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी में समझो प्लग है और डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाने के बाद क्या होता है दोस्तों? समझो डायस्टोलिक बीपी बढ़ गया, डायस्टोलिक बीपी बढ़ जाने के बाद ये प्लग पे प्रेशर क्रिएट करके ये प्लग यहाँ से निकल सकता है दोस्तों। यहाँ से प्लग क्या होता है दोस्तों? निकल सकता है। प्लग समझो यहाँ से निकल गया तो क्या होता है सब दोस्तों? ये सब एंडोथेलियल सेल है हमारे कोरोनरी आर्टरी में, समझो कोरोनरी आर्टरी की सब एंडोथेलियल सेल एक्सपोज हो जाती है। सब एंडोथेलियल सेल एक्सपोज हो जाने से यहाँ पे प्राइमरी प्लेटलेट एग्रीगेशन, सेकेंडरी प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने से ये क्लॉट थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने से ये कोरोनरी आर्टरी हमारी ब्लॉक हो सकती है दोस्तों। थ्रोम्बस फॉर्मेशन से यहाँ पे कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों? रप्चर्ड प्लग इज अ कॉज ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इन मेनी केसेस। इसलिए क्या बोलते हैं दोस्तों? रप्चर्ड प्लग इज अ कॉज ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इन मेनी केसेस। इसलिए स्टैटिन्स ड्रग क्या करते हैं दोस्तों? प्लग स्टेबलाइजेशन का एक्टिविटी करती है। मतलब क्या होता है? प्लग को यहाँ से निकलने नहीं देता, प्लग सो यहाँ से निकलने नहीं देता, मतलब प्लग स्टेबलाइज करता है यहीं पे दोस्तों, ठीक है। ये स्टैटिन्स का एडवांटेजेस है। तो फिर स्टैटिन्स क्या करते हैं दोस्तों? यहाँ पे प्लग स्टेबलाइज करने का काम करते हैं, प्लग को यहाँ से निकलने नहीं देता दोस्तों, प्लग को वहाँ पे स्टेबलाइज करने का काम स्टैटिन्स का रहता है दोस्तों, ठीक है। स्टैटिन्स में कौन से ड्रग आते हैं दोस्तों? स्टैटिन्स में एट्रोस्टैटिन है, ठीक है। टैबलेट एट्रोस्टैटिन है, टैबलेट रोजुस्टैटिन है। टैबलेट एट्रोस्टैटिन देना है तो हमें उसको लोडिंग डोज देना है। लोडिंग डोज अभी हमने देखा, मतलब उसके हायर डोज देना है दोस्तों, ठीक है। टैबलेट एट्रोस्टैटिन का हायर डोज क्या होता है दोस्तों? 80 mg। टैबलेट एट्रोस्टैटिन हमें लोडिंग में कितना देना है? 80 mg देना है। और टैबलेट रोजुस्टैटिन देना है तो हमें 40 mg स्टार्ट में देना है दोस्तों, ठीक है। इसलिए स्टैटिन्स में क्या देंगे दोस्तों हम लोग? स्टैटिन्स में टैबलेट एट्रोस्टैटिन 80 mg स्टार्ट देंगे, नहीं तो टैबलेट रोजुस्टैटिन 40 mg स्टार्ट में देंगे दोस्तों, ठीक है। टैबलेट एट्रोस्टैटिन 80 mg स्टार्ट में देंगे, नहीं तो टैबलेट रोजुस्टैटिन 40 mg स्टार्ट में देंगे। उसका एडवांटेजेस क्या होता है दोस्तों? प्लग स्टेबलाइजेशन एक्टिविटी करती है, ठीक है। बाद में क्या करता है दोस्तों? इट डिक्रीजेस मोर्टेलिटी रेट, इट डिक्रीजेस मोर्टेलिटी रेट एंड डिक्रीजेस री-एमआई एंड डिक्रीजेस स्ट्रोक रिस्क। इट डिक्रीजेस मोर्टेलिटी रेट, डिक्रीजेस री-एमआई और मतलब ऑनगोइंग थ्रोम्बोस को होने नहीं देता एंड स्ट्रोक रिस्क भी डिक्रीज कर देता है दोस्तों, ठीक है। ये हम लोग अभी देखा दोस्तों, स्टैटिन्स ग्रुप देखा दोस्तों, ठीक है। हम लोगों ने अभी स्टैटिन्स ग्रुप देखा। अभी हम लोग देखने वाले एंटीकोआगुलेंट ड्रग। अभी हम लोग देखने वाले एंटीकोआगुलेंट ड्रग। एंटीकोआगुलेंट ड्रग मतलब क्या करते हैं दोस्तों? एंटीकोआगुलेंट ड्रग मतलब जो कोएगुलेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लॉट फॉर्मेशन। कोएगुलेशन को नहीं होने देता, मतलब क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देता। इसी को बोलते हैं ब्लड थिनर्स ड्रग भी, नॉर्मल भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग इसको ब्लड थिनर्स भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देते। इस ड्रग्स में क्या आता है दोस्तों? हिपेरिन आता है दोस्तों, ठीक है। इस ड्रग्स में क्या आता है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या करता है दोस्तों? ऑलमोस्ट 10% ऑफ एएमआई आर्टरीज जस्ट ओपन विथ हिपेरिन। ओपीडी बेसिस पे सबसे इजी ड्रग है देने के लिए दोस्तों एनएक्सोहेपेरिन। हिपेरिन का फॉर्म है एक एनएक्सोहेपेरिन। हिपेरिन का जो फॉर्म है दोस्तों एनएक्सोहेपेरिन। एनएक्सोहेपेरिन हम लोग ओपीडी बेसिस पे सबसे इजीली दे सकते हैं दोस्तों। एनएक्सोहेपेरिन ओपीडी में सबसे इजीली दे सकते हैं। उसको सबक्यूटेनियस देना है दोस्तों। उसका रूट क्या है? सबक्यूटेनियस। उसका एनएक्सोहेपेरिन का रूट क्या है दोस्तों? सबक्यूटेनियसली। एनएक्सोहेपेरिन का डोज क्या है दोस्तों? 1 mg पर kg, 1 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है। एनएक्सोहेपेरिन का डोज क्या है दोस्तों? 1 mg पर kg। फ्रेंड्स एनएक्सोहेपेरिन को कैसे देना है? फिर एनएक्सोहेपेरिन का रूट कौन सा है? सबक्यूटेनियसली। एनएक्सोहेपेरिन का रूट कौन सा है? सबक्यूटेनियसली। और उसका डोज क्या है दोस्तों? 1 mg पर kg। इसका डोज क्या है एनएक्सोहेपेरिन का? 1 mg पर kg बॉडी वेट, ठीक है दोस्तों। एनएक्सोहेपेरिन इंजेक्शन में कैसा रहता है दोस्तों? एनएक्सोहेपेरिन कैसा रहता है? 0.1 ml में 10 mg ऑफ एनएक्सोहेपेरिन रहता है। 0.1 ml में कैसा है? 10 mg ऑफ एनएक्सोहेपेरिन रहता है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स एडल्ट में कितना देना है? फिर एडल्ट में 0.6 ml सबक्यूटेनियसली देना है दोस्तों, ठीक है। एनएक्सोहेपेरिन कितना देना है? फिर 0.6 ml सबक्यूटेनियसली देना है एडल्ट में, फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। अभी एनएक्सोहेपेरिन मतलब
अभी हेपेरिन के दूसरे फॉर्म भी अवेलेबल है मार्केट में दोस्तों। हेपेरिन समझो हम लोग आईवी देना है तो हम लोग हेपेरिन के आईवी फॉर्म भी अवेलेबल है दोस्तों। हेपेरिन आईवी 4000 इंटरनेशनल यूनिट में भी दे सकते हैं दोस्तों। हेपेरिन 4000 इंटरनेशनल यूनिट भी हम लोग दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हमने देखा एंटीकोएगुलेंट ड्रग, अभी हमने देखा एंटीकोएगुलेंट ड्रग। अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों एंटी एंजाइनल ड्रग। अभी हम लोग देखते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करते हैं दोस्तों? सबसे पहले एंटी एंजाइनल ड्रग सीखने से अभी अंजाना क्या है दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक देखा है। अंजाना मतलब क्या होता है? अंजाना मतलब क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है, समझो, ठीक है। क्रशिंग टाइप ऑफ पेन रहता है ना, उसी को बोलते हैं अंजाना। अंजाना मतलब पेन, ठीक है। एंटी एंजाइनल मतलब क्या करता है दोस्तों? जो पेन कम करता है दोस्तों, ठीक है। जो पेन कम करता है उसी को बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग मतलब क्या करता है दोस्तों? इस पेन कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। एंजाइना मीन्स क्रशिंग टाइप ऑफ पेन, एंजाइना मीन्स क्रशिंग टाइप ऑफ पेन, एंड एंटी एंजाइनल क्या करते हैं दोस्तों? पेन कम करने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। एंटी एंजाइनल मतलब एंजाइना को कम करते हैं, एंटी एंजाइनल मतलब एंजाइना को कम करते हैं दोस्तों, ठीक है। एंटी एंजाइनल ड्रग कैसे काम करते हैं दोस्तों? समझो ये कोरोनरी आर्टरी, समझो ये कोरोनरी आर्टरी, समझो कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी को क्या करते हैं दोस्तों? एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करते हैं? ये कोरोनरी आर्टरी को ब्लड फ्लो करते हैं दोस्तों, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज की इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरीज, इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरीज। एंटी एंजाइनल ड्रग क्या करते हैं दोस्तों? इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरीज एंड ऑक्सीजनेशन, इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टू द कोरोनरी आर्टरी एंड ऑक्सीजनेशन। एंटी एंजाइनल ड्रग में सबसे बेस्ट ड्रग है एंटी एंजाइनल में सबसे बेस्ट ड्रग है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करते हैं दोस्तों? इट इज अ पोटेंट वाइजोडायलेटर्स। नाइट्रोग्लिसरीन इज अ पोटेंट वाइजोडायलेटर्स, मतलब क्या करते हैं दोस्तों? कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करने का काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करते हैं, ठीक है। इसको कौन से रूप से देना है दोस्तों? सबलिंगुअली देना है। नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली ड्रग देना है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअली ड्रग्स देना है। सबलिंगुअली ड्रग्स को कैसे रहता है दोस्तों? सबलिंगुअली ड्रग्स ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय सबलिंगुअल रूट्स, ओनली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय सबलिंगुअल रूट। ये नाइट्रोग्लिसरीन इसलिए हम लोग सबलिंगुअली देना है दोस्तों, ठीक है। सबलिंगुअली देने से फायदा क्या होता है दोस्तों? ये लिवर को बाईपास करता है, ये लिवर को बाईपास करता है, और लिवर को बाईपास करके ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में अब्सॉर्प्शन होता है उसका। लिवर को बाईपास करके इसको सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट अब्सॉर्ब हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हम लोगों को विदिन 1 to 2 मिनट्स में इसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट होता है, विदिन 1 to 2 मिनट्स में इसका रिजल्ट दिखना स्टार्ट होता है। इसलिए सबलिंगुअली नाइट्रोग्लिसरीन देना है। उसका डोज क्या है दोस्तों? 0.3 to 0.4 mg। उसका डोज क्या है? 0.3 to 0.4 mg, ठीक है। इट शुड बी गिवन 0.3 to 0.4 mg। इससे क्या होता है दोस्तों? पेन थोड़ा सा कम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई भी होता है और उसका पेन भी कम होता है दोस्तों, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स दोस्तों, ठीक है। ये हम लोगों ने देखा एंटी एंजाइनल ड्रग। फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा एंटी प्लेटलेट देखे, स्टैटिन लोडिंग देखा, एंटीकोएगुलेंट देखे, एंटी एंजाइनल ड्रग्स देखे, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे ओपीडी बेसिस पे फाइनल प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को फाइनली क्या क्या देना है दोस्तों? पेशेंट को फाइनली क्या क्या देना है दोस्तों देखेंगे, ठीक है। टैबलेट इकोस्पिरिन देना है, ठीक है। टैबलेट इकोस्पिरिन देना है 300 mg में, टैबलेट इकोस्पिरिन 300 mg देना है। टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg देना है। टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 300 mg स्टैट में देना है। टैबलेट एट्रोवास्टैटिन देना है 80 mg, टैबलेट एट्रोवास्टैटिन 80 mg स्टैट में देना है। एंड इंजेक्शन इनोक्सिडिपेरिन 0.6 ml सबक्यूटेनियस देना है। इंजेक्शन इनोक्सिडिपेरिन 0.6 ml सबक्यूटेनियस देना है। फ्रेंड्स ये इसलिए हम लोगों को ओपीडी पे ये मिनिमम 4 ड्रग्स रखने ही रखने हैं दोस्तों। ओपीडी बेसिस पे हमारे मिनिमम 4 ड्रग्स ही ओपीडी बेसिस पे हमारे रखना ही रखना है दोस्तों, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। इमरजेंसी में हमारे पेशेंट कभी भी आ सकते हैं। हम लोगों के लिए 4 ड्रग्स ओपीडी बेसिस पे देना ही देना है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों? मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो जाता है पेशेंट का। पेशेंट जो डेथ वगैरह ज़्यादातर मैक्सिमम डेथ क्यों होती है दोस्तों? उनको इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं मिलती दोस्तों। जो इनिशियल गोल्डन आवर रहता है ना, ये सब गोल्डन आवर है दोस्तों, ठीक है। ये इनिशियल गोल्डन आवर में ट्रीटमेंट पेशेंट को नहीं मिलती, इसलिए पेशेंट की मैक्सिमम डेथ उसकी वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें इनिशियली पेशेंट को ये 4 ड्रग्स देने ही है दोस्तों, ठीक है। इससे क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होता है, पर पेशेंट की जान बच सकती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें ओपीडी बेसिस पे ये 4 ड्रग्स रखना ही रखना है दोस्तों। इसलिए हम लोग कई बार क्या होता है दोस्तों, सबको आईपीडी मैनेजमेंट पता रहती है, लेकिन ओपीडी मैनेजमेंट पता नहीं रहती दोस्तों। इसके बाद में हम लोग देखेंगे आईपीडी मैनेजमेंट दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।